नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हम हिंदी विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की, विशेषतः नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए समर्पित चैनल है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा प्रकरण है जिसे आप किसी भी राज्य से सेट का एग्जाम दें अथवा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, नेट की करें, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, या फिर आप बीए और एमए के विद्यार्थी हैं तो भी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। और इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रमाणिक, सर्वाधिक मान्य और जिस पुस्तक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। अक्सर विद्यार्थियों में के बीच यह संशय रहता है कि हमने इतने अच्छे नोट्स पढ़े, इतने अच्छे उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान के हमने नोट्स पढ़े, लेकिन जब नेट का पेपर हमारे सामने आया तो जो प्रश्न पूछे गए थे पता नहीं कहाँ से आए थे। जो विद्यार्थी लंबे समय तक हिंदी साहित्य से जुड़े हैं वो इसकी महत्ता को जानते हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों के समक्ष मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जितने भी आपके पुराने पेपर हुए, यदि आप उन्हें उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक में से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए, इसीलिए हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं सबसे प्रमुख हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत, जहां हमने हिंदी गद्य के विकास को पढ़ा। कल की कक्षा में हमने फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके प्रमुख 4 जो अध्यापक वहां रहे हैं उन्होंने क्या गद्य के विकास में क्या योगदान दिया उसको जाना। और आज की कक्षा में हम विभिन्न जो न्यूज़पेपर, अखबार निकले या जो पत्रिकाएं निकली, पत्र पत्रिकाएं निकली, विभिन्न जो समाज सुधार की संस्थाएं तैयार हुई, उनका हिंदी साहित्य के विकास में किस प्रकार योगदान हुआ, इसके बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे या ज्ञानवर्धक लगे या ऐसा लगे कि हाँ अब तक आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, या कहीं भी अगर आपको लगे कि थोड़े भी आपके लिए आपकी सहायता कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। ठीक है, अब बात करें टीजीटी पीजीटी की तैयारी की, तो भले ही आप उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं इसे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी राज्य से आप टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं तो ये पुस्तक आपको पढ़नी ही चाहिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में कह लें या परीक्षा का बेहतरीन मूल्यांकन करने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने एक पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज चलाई है जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनके प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। उसके बाद आरपीएससी वाले सॉल्व करेंगे। नवोदय के और नेट परीक्षा के काफी प्रश्न पत्र मैं करवा चुकी हूँ। अलग से प्रैक्टिस सेट्स जब तैयार करते हैं तो इन्हीं पुराने प्रश्न पत्रों में से प्रश्न छांट लेते हैं हमें, जिन्हें प्रैक्टिस सेट के नाम दे देते हैं, और मैं इन्हें आपको सीधा आपके समक्ष बाकायदा प्रस्तुत कर रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में पूछा गया है या ये राजस्थान में या ये नवोदय में। लेकिन इन सब बातों से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। हिंदी साहित्य वही है, हिंदी साहित्य का व्याकरण भी वही है, हिंदी काव्य शास्त्र भी वही और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी वही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी राज्य की परीक्षा दे रहे हो और किसी भी राज्य के परीक्षार्थी हो, कुछ बिंदुओं को छोड़कर वो टॉपिक लगभग समान ही रहते हैं। ठीक है, अब कक्षा को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। जैसा कि मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो इसी वीडियो में बात कर लेती हूँ मैं। जिन लोगों का JNU का जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जो चैनल से जुड़े हुए थे, तो कमेंट आ रहे थे मेरे पास, कुछ विद्यार्थियों का उसमें सिलेक्शन हो गया है, वो बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों का नहीं है या जिन वो विद्यार्थी ये अनुभव कर रहे हैं कि कल कमेंट मैंने पढ़ा था कि मैम अगर शुक्ल की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, अगर इसे पहले पढ़ लिया होता तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन हो जाता। कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस आगामी बेहतर तैयारी कर सकते। नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं भी तो बार बार आपको यही समझा रही हूँ कि किसी भी कोचिंग संस्थान या इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र हैं। ठीक है, आप इनको पढ़िए। अब पढ़ लेते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। कहने की शुक्ल जी कहते हैं, थोड़ा सा कल की कक्षा का भी देख लेते हैं। कल की कक्षा का सारांश यह है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है। शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहल उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे।
कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग काम तो यहाँ हिंदुस्तान में ही कर रहे थे ना, तो जो कुछ भी वो काम कर रहे थे, चाहे उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार था या जो कुछ भी था, लेकिन प्रभाव तो हिंदू जाति पर ही पड़ रहा था ना। और पहले पहल जो है पढ़ाई से संबंधित यानी स्कूल और कॉलेजों के जो पाठ्यक्रम में पुस्तकें चलनी चाहिए, उनकी शुरुआत अंग्रेजों ने की, इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। बल्कि स्वयं आचार्य शुक्ल ने जहां इस ग्रंथ का हमने शुरुआत की थी, शुरुआत के वीडियोस में प्रकरण 1 में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब बड़ी कक्षाओं में हिंदी को व्यवस्थित रूप से पढ़ने की आवश्यकता हुई, तब काशी नागरणी प्रचारणी सभा के मांग पर ही शुक्ल ने इस ग्रंथ को तैयार किया था, है ना। आगे देखते हैं। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई देने पड़ी, क्योंकि हर समाज में कुछ प्रबुद्ध लोग भी होते हैं। समाज में ऐसे लोग, अधिकतर समाज ऐसा ही है जो खाने पीने इसी तरीके की तो होती है हमारी जिंदगी, खाना पीना, अपने बच्चे, अपनी घर गृहस्थी, अपना नौकरी, अपना सब कुछ हम लोग अपना ही अपना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग भी समाज में होते हैं जो पूरे संपूर्ण समाज के बारे में चिंतित होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, क्या योजनाएं बन रही हैं देश हित में और क्या योजनाएं बन रही हैं राष्ट्रीय विरोध में, इन सब बातों का वो लोग विश्लेषण करते हैं, इन पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही प्रबुद्ध लोगों को लगा कि धीरे धीरे ईसाई मिशनरियां भारत में प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भारतीय जनता की भलाई के साथ साथ, शुरू में तो सबको यही लगा था कि अंग्रेज ही हमारा भला करना चाहते हैं, शिक्षा को वही प्रसार कर सकते हैं, वही भारतीयों का उद्धार कर सकते हैं, उनसे मुक्ति की बात तो बाद में जाके आएगी, लगभग भारतेंदु के काल के बाद। तो धीरे धीरे उनको समझने में समय लगा कि इनका जो उद्देश्य है भारत से माल लेकर इंग्लैंड को अमीर करना है, ये समझने में समय लगेगा ना, क्योंकि अभी तो दरबारी संस्कृति से, रीतिकाल से हमारा भारत नए जागरण की ओर बढ़ रहा है। तो अब जागरण काल इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ विद्वान हुए जिन्होंने अंग्रेजों की वास्तविकता को पहचाना, लेकिन वो अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। ये आपको समझना पड़ेगा कि भारतेंदु काल में आपको दोनों प्रवृत्तियां देखनी पड़ेंगी, देशभक्ति भी, अर्थात अंग्रेजों के प्रति देशभक्ति का भाव भी राजा राम इसमें भारतेंदु के काल में मिलेगा, और अपना जो जनता है उसके प्रति भी, है ना। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख पंक्ति आपने पढ़ी होगी, अंग्रेज राज सुख साज सजे हैं सब भारी, पर धन विदेश चला जात यह अति ख्वारी। वो प्रशंसा करते हैं, ऊपर की पंक्ति में देशभक्ति प्रकट होती है अंग्रेजों के प्रति कि बहुत सुख सामग्री, सुख साज सब सजे हैं, इतने पहले नहीं थे। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में वो अपने भारत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कि अपना धन विदेश चला जाता है, यही बहुत बड़ी ख्वारी है, बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शुरुआती काल है, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध आपको स्वर न कविता में दिखाई पड़ेंगे और ना ही ऐसे कोई आंदोलन आपको दिखाई पड़ेंगे। जिसमें जो जागरण काल में जो आंदोलन हुए हैं, ये समाज सुधार के आंदोलन हुए हैं, अंग्रेजों के प्रति किसी प्रकार के विद्रोह या क्रांति का भाव इनमें नहीं है। हाँ, 1857 की जो क्रांति है झांसी की रानी वाली, उस पर एक अलग चर्चा की जा सकती है, पर जो साहित्य के विकास क्रम में जिन तथ्यों का, जिन परिस्थितियों का आपको ध्यान रखना है, ये सब एक रूपरेखा आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दी है, ताकि आपके, यदि आप बीए और एमए के विद्यार्थी या मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है तो आप ये चीज को ध्यान में रखें, है ना। तो ये सारी तथ्य आपके ध्यान में होने चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से इस प्रसंग को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उनका प्रचार करने के लिए खड़े हुए। अब इन्होंने क्या किया, जो मोटी मोटी जो हमारे कर्म कांड है उनका ये विरोध कर रहे थे कि तुम्हारे तो ये ऐसे होता है, वैसे होता है, तुम लोग तो ऐसे करते हो, तुम मूर्ति पे जल चढ़ाते हो, जैसे मूर्ति को तो कुत्ते चाटते हैं। इसी तरीके की ये भावनाएं विकसित हुई। अच्छा, इसी संदर्भ में मैंने आपको एक निबंध पढ़ाया है जो आपके नेट परीक्षा के सिलेबस में भी है, ईश्वर मूर्ति। हालांकि जो मैंने चैनल पे निबंध पढ़ाया है वो शिव मूर्ति करके पढ़ाया है, मुझे नहीं पता था कि ईश्वर मूर्ति और शिव मूर्ति दोनों अलग अलग निबंध है। जहां से भी मैंने गूगल पे भी सर्च करा, जहां से भी, तो मुझे शिव मूर्ति निबंध ही मिला था।
ईश्वर मूर्ति निबंध मुझे नहीं मिला था, तो मैंने शिव मूर्ति ही पढ़ाया है आपको। उसमें भी देखा है कि लोग मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, तिलक छापों को। ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति कबीर में भी हमें दिखाई पड़ी थी, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत। तो ऐसे ही ईसाइयों ने गलत प्रचार किया कि तुम्हारे भगवान तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, शिवलिंग पे जब दूध चढ़ाते हैं तो कुत्ते उसको चाटते हैं। इस तरीके की भावना भारतीय धर्म के विरुद्ध ये सब भावनाएं समाज में प्रचारित की जाने लगी। राजा राममोहन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाली लाइन। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछात आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राममोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना के प्रवर्तन के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। ब्रह्म समाज में ये सारी चीजें नहीं होती। अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग इन चीजों को नहीं मान रहे थे, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत, इनको नहीं मान रहे थे, तो इन सबको छोड़कर फिर भी भारतीयता से कैसे जुड़े रहते हैं, उन तत्वों को कैसे जुड़े रह सकते हैं, इन तत्वों को लेकर अपने ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी निकाला। तो ये सारे आपके यहाँ से जीके के अच्छे प्रश्न तैयार हो जाएंगे आज की कक्षा से। राजा साहब की भाषा में एकाध जगह कुछ बांग्लापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना देखिएगा। जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं कर सकते सो सब व्रात्य हैं, ये प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्मपरायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पढ़ाया है, उसे देखा। जो उन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने की शक्ति नहीं है। तो इन्होंने वेदों की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित किया, है ना। और स्वामी दयानंद का तो नारा ही था, वेदों की ओर लौटो। तो वही चीज है। आगे देखते हैं। कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए। सर्वप्रथम प्रेस कहाँ पे थे, छापे खाने कहाँ हो गए थे, कलकत्ता में। बंगाल में कुछ अंग्रेज और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिन्हें पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थितियों में पंडित जुगल किशोर ने जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उद्दंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जैसा कि इस लेख से प्रकट होता है। ठीक है, तो हिंदी का अगर ये प्रश्न जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये याद रखना है, हाईलाइट करना है, नोट डाउन करना है, जो कुछ करना है वो आप कर लीजिए, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा ये निश्चित है। यह उदंत मार्तंड अब पहले हिंदुस्तानियों के हित के हेतु, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ो, समझ ले और पराई अपेक्षा ना करें, जो अपने भाषा की उपजी न छोड़ें। इसलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयत से ऐसे साहस में चित्र लगाए कि एक प्रकार से यह नया ठाटा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें, तो अमला तड़ा की गली 37 अंक मार्तंड छापा घर में अपना नाम और ठिकाना भेजने से ही सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले, घर और बाहर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे। तो स्पष्ट है कि यह एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, यह दैनिक पत्र नहीं था, एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र था। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। भाषा के स्वरूप को दिखाने के लिए इस पत्र से संबंधित उद्धरण शुक्ल जी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह यशी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया तो प्रसन्न होकर बोला। ठीक है, ये इन्होंने भाषा का एक रूप यहाँ प्रस्तुत किया है, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया है, 18 नवंबर को अवध बिहारी बादशाह के आवने की तोपें छूटी। उस दिन तीसरे पहर को शारटांगलंग साहिब ओ हेल साहिब ओ मेजर फिडल लॉर्ड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जाकर के बड़े साहब का सलाम कहा और भोर होके लॉर्ड साहिब का साथ हाजिरी होने का नेवता किया। तो इस प्रकार की ये उदंत मार्तंड की भाषा दी है। हो सकता है कुछ पंक्तियां देख के आपसे पूछ ले कि ये पंक्तियां किस समाचार पत्र की, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षक हैं या जो लोग भी परीक्षा सेट कर रहे हैं, शुक्ल को काफी महत्व दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नेट परीक्षा के संदर्भ में।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं पूछी गई थी वो अब पूछी जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पुस्तक वो नहीं है जैसे मैं आपसे कह दूँ कहानी कविता की तरह आप काम करते करते सुन लीजिए, नहीं। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है। पूरे वीडियो में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्किप कर देनी है, ठीक है। और रिंकू जी का कमेंट आ रहा है बार बार कि मैं जो पंजाब वाला जो पेपर है पीजीटी का उसके विषय में मैं बताऊं। तो मैं कहना चाहूंगी रिंकू रानी जी के मैंने सिलेबस देखा लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं आपको समझाऊं। फिर भी मैं अलग से वीडियो बना लूंगी, लेकिन उसकी कोई पीडीएफ वगैरह इस तरीके की चीज़ मेरे पास नहीं है। तो उसमें क्या हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, तो यदि अलग रूप से थोड़ा सा सिलेबस में घुमा फिरा के चीज़ें दे दी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। चंद्रवरदाई से लेकर जितने भी कवियों का उसमें उल्लेख है, यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी कवियों का उल्लेख है, जितने भी टॉपिक इतिहास में दिए हुए हैं, इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, वो सभी टॉपिक इस पुस्तक से तैयार हो जाएंगे। आपके अलग से भी ऐसा कुछ नहीं है आपको। मोहन राकेश है एक नाटककार के रूप में, तो वो गद्य विधाएं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें 18 वीडियो शायद फर्स्ट पुस्तक के हैं और उसके बाद सेकंड पुस्तक के हैं, उसमें गद्य विधाएं भी मैंने आपको कराई हैं। वहां से आप देख लीजिएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा, है ना, गद्य विधा वाला पोर्शन। मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ आपको हिंदी साहित्य के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता बस इसकी ही है कि चैनल पे जो पुस्तकें मैं आपको करा रही हूँ, विशेषतः हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसका आधुनिक काल, वो पुस्तकें आपके लिए बहुत ही टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही कारगर पुस्तक है, वो उनको आप कर लीजिए। वहीं से आपके नाटककार, निबंधकार, ये उपन्यासकार, सब कुछ वहां से तैयार हो जाएगा। जो मैं आपको प्लेलिस्ट में पुस्तक उपलब्ध है, बार बार याद दिला रही हूँ, वो पुस्तक आप पढ़िए, ठीक है। सिलेबस से मैच करिए। वीडियो मैंने उसमें इसी तरीके से कराया कि एक वीडियो में निबंध करवाए, दूसरे में उपन्यासकार, तीसरे में कहानीकार, यानी व्यवस्थित रूप से मैंने आपको वीडियो उसमें प्रस्तुत किए। उसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1854 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था, पर उस समय कुछ अमल ना हुआ, क्योंकि भाई जब इंडिया के लोगों को काम करवाना है, हालांकि ऑफिसर ग्रेड तो उन्हें नहीं देनी, क्या बनाना है, क्लर्क और बाबू बनाना है, तो फिर शिक्षा प्रणाली भी तो ऐसी होनी चाहिए ना जैसे वो लोग समझ सकें। इसीलिए इस तरीके के कार्य किए गए। पर पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोगों को अंग्रेजी पढ़ पढ़कर निकलने और सरकारी नौकरियां पाने लगे। अब हिंदुओं को साथ अंग्रेजों का मेल नहीं बैठ पाता था क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जब कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना और लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखने लगी, तब उन लोगों को नौकरियां मिलने लगी। इससे क्या हुआ, सब लोग अंग्रेजी सीखने लगे, है ना। देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। सोचिए, पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ करी है आधुनिक काल की, क्या नहीं पढ़ी कि अंग्रेजी पढ़कर ही नौकरी लग सकती है। देशी भाषा पढ़कर नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि अंग्रेजों ने भर्ती ही उन लोगों को किया जिन्हें अंग्रेजी आती थी, और जो देसी भाषा पढ़े लोग थे वो तो क्या चपरासी ही बन के रह गए। और ये मान्यता तो वर्तमान में भी मन में बैठ गई है कि अंग्रेजी पढ़कर ही बेहतर नौकरी पाई जा सकती है, और दफ्तरों में मिलती भी है ना, क्या करें। देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजों के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। जैसे कि वर्तमान में इनको जो सहायता मिलती थी, धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 में 7 मार्च सन 1835 में इस कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। और आजकल तो गली गली में कॉन्वेंट स्कूल के नाम से हजारों स्कूल आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो कुछ समाज में बदलाव होता है ना, तो सामान्य जनता को परिलक्षित नहीं होता, समझ नहीं पाती, लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसे
कुछ विद्वान लोग सहायता के क्या कहेंगे इसे, सरकारी सहायता के माध्यम से संचालित करते हैं। अब वर्तमान में देखिए राजनीतिक कारणों से, हालांकि हिंदू और मुसलमान जाति कोई भी हो जो भारत में रह रही है वो भारतीय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो चुभने वाली बात वह है कि मदरसों को आज भी आर्थिक सहायता मिलती है सरकार से, लेकिन संस्कृत विद्यालयों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना। उर्दू के प्रचार प्रसार क्यों मिलती है? ऐसा नहीं है कि इससे सरकार किसी हित की अपेक्षा करती है, राजनीतिक कारणों से, वोटों की राजनीति के कारण से। लेकिन संस्कृत जो विश्व की सर्वाधिक प्रमाणिक और वैज्ञानिक भाषा है, जिसके व्याकरण के नियम मतलब अगर भविष्य में सुपर कंप्यूटर के लिए जिन व्याकरणिक नियमों के यूज किया जा सकेगा, उपयोग, उसके लिए संस्कृत को बेस्ट भाषा माना गया है पूरे वर्ल्ड की। उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वो देश जहां से वो भाषा निकली है, उसकी विशेषता है, उसकी संस्कृति है, उसकी पहचान है संस्कृत, उस संस्कृत की उपेक्षा हो रही है। आज कितने ही लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपको कथावाचक बनना है या पंडित बनना है तो आपको संस्कृत पढ़नी है, नहीं तो अंग्रेजी पढ़िए। उस भाषा की उपेक्षा हो रही है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्य होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। अंग्रेजी का ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाई उसके बाद जो अन्य क्षेत्रीय भाषा है उनके अस्तित्व तक पर संकट आ गया है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्यवाहियां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मुगलों के समय अदालती कार्यवाहियां किस में होती थी? फारसी में होती थी, और अंग्रेजों ने भी वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनाइयां होती थी उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई कि किसी को इस बात का हुजूर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुआ हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हर एक जिले के कलेक्टर साहिब को लाजिम है कि आइन के पावने पर एक कहता इश्तिहारनामा नीचे की फारसी व नागरी भाषा वो अक्षर में लिखा है कि कचहरी में लटका वही। अदालतों के जज साहब लोगों कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के वास्ते लटका वही। फारसी की अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाइयां होती थी, तो इसका अनुभव अधिकाधिक होने लगा था। सरकार ने संवत 1893 में 1836 में इश्तिहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषा में हुआ करे। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तिहार हिंदी में निकलता था उसकी नकल नीचे दी गई। अब लोगों को तो फारसी समझ में आने नहीं लग रही थी, गद्य का प्रचार होने लगा तो अब समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर ये कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य होने लगे। इस इश्तिहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी की ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात यह है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ था कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका यह जोर बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में सन 1837 सन से पढ़ते हैं, सन 1837 है ना, यानी भारतेंदु के जन्म के पूर्व उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का और भी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज्य दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसको पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्माभाव से तुलसी कृतमानस की चौपाइयां और सूरदास जी के भजन आदि ही उर्दूग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाषा से बनाए हुए थे। अन्यथा परंपरागत साहित्य में के नवशिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा, कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर हो रहा था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वामी बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, अब क्या हो रहा था, अब जब भाई नौकरी ही उर्दू से मिलने लग गई तो फिर उर्दू ही लोग पढ़ने लिखने लगे। जैसे कि वर्तमान में देखें तो नौकरी किससे मिल रही है? अंग्रेजी से मिल रही है। अब मजबूरी कह लीजिए, ये समय का प्रभाव कह लीजिए, हमें अंग्रेजी पढ़ना सीखना जरूरी हो गया, क्योंकि लैपटॉप में भी
आप कंप्यूटर पे काम करो कि सब कुछ इंग्लिश में है, फोन पे भी इंग्लिश में। हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं की भी सुविधाएं हैं, लेकिन अधिकाधिक लोग इंग्लिश बोलने लग रहे हैं। हिंदी को भी किस में लिखते हैं हम? रोमन लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि में तो हम कमेंट नहीं करते ना। आप लोग भी अगर मुझे कमेंट करते हो, थैंक्स मैडम, तो धन्यवाद मैम हिंदी में नहीं लिखते ना। धन्यवाद मैम भी लिखोगे तो भी इंग्लिश में लिखोगे, और थैंक्स लिखोगे तो भी इंग्लिश के अक्षरों का, वर्णमाला का आप प्रयोग करते हैं। तो यही उस समय हुआ कि अब जब जीविकोपार्जन का साधन उर्दू है तो फिर उर्दू ही लोग पढ़ने लगे। स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। तो ये कथन किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। संवत 1902 में यद्यपि राजस्व प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण, यानी अध्ययनशील होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः ये शिव प्रसाद सिंह का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके, यानी 1902 में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। पर अखबार पढ़ने वाले पहल नव शिक्षकों में मिल सकते थे जिनकी भाषा पढ़ने में भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा इस अंश से लग सकता है। संवत 1902 में शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार काशी से निकाला। पूछा जा सकता है, मैंने आपको परीक्षा से पूर्व भी आगाह किया था कि वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछने का दौर लौट के आ गया है, आपको ध्यान रखना है। और पूछे भी गए थे, है ना, पुराने पेपर में जो पत्रिका पूछी गई थी ना, भारतेंदु की और इन सब की, वो इस साल भी रिपीट हुई थी नेट के पेपर में। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इतिहास धर्म, ठीक है, अब देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से 1907 में निकला। तो अब सुधाकर किसने निकला था? बाबू तारा मोहन मित्र ने। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखना है। ये जो 2 चैप्टर मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में करवा रही हूँ, इसे आप चैप्टर की तरह देखिएगा। इसीलिए मैंने कल आपको उन हिंदी के 4 विद्वानों के साथ इनको नहीं करवाया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों की ये आदत है कि 15-20 मिनट तो ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आपको उतने ध्यान से नहीं पढ़ते। हालांकि ये आदत अब आपको बदलनी पड़ेगी यदि आपको सफलता अर्जित करनी है तो। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी ठाकुर जी का नामकरण इसी पत्र के आधार पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई थी, अतः ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग 1909 में आगरा में किसी मुंशी सदासुख लाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्षों तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए, कलकत्ता के समाचार। इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाली की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं, ठीक है। और स्त्रियों की शिक्षा के विषय में लिखते हैं कि स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीति, यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए, केवल विद्या की न्यूनता है। जो यह भी हो तो स्त्री अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं।